नमस्कार। बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां वो थोड़ी ही देर में रामलला जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे। ये पहली बार है जब कोई राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो भी उस दौरान जब भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज जब महामहिम राम की धरती पर पहुंचे तब कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल ने उनका स्वागत किया रेलवे स्टेशन पर, वो आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर अब से थोड़ी देर बाद रामलला के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इससे पहले राष्ट्रपति ने रामकथा पार्क पहुंचकर रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया और साथ ही विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सीएम योगी ने रामायण कॉन्क्लेव के मंच पर राष्ट्रपति कोविंद को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया और बाद में राष्ट्रपति ने अयोध्या के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। राष्ट्रपति कोविंद ने अयोध्या के गौरवशाली और समृद्ध इतिहास पर आधारित किताब को भी लॉन्च किया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि रामायण की परंपरा इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया समेत दुनिया के दूसरे देशों में है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का शबरी की कुटिया में जाना और निषाद राज को गले लगाना सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण है। अयोध्या व रामायण अनेक देशों के साथ हमारे संबंधों को सांस्कृतिक शक्ति प्रदान करते हैं। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण तथा भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। थाईलैंड के एक शहर का नाम अयुथया है, जो अयोध्या का ही थाई रूप माना जाता है। महान तपस्वी मतंग मुनि की शिष्या सबरी और प्रभु राम का मिलन एक भेदभाव मुक्त समाज व प्रेम की दिव्यता का अद्भुत उदाहरण है। इसी प्रकार निषाद राज के साथ प्रभु राम का गले मिलना और उन दोनों का मार्मिक संवाद समरसता, सौहार्द और प्रेम की उत्कृष्टता का अनुभव कराता है। वास्तव में जन जन के राम है और व्यापक आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। सबके आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं और राम के प्रति ये सनातन आस्था ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने में पूज्य संतों के और हमारे विचार परिवार के उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप इनके संकल्पों के। तो राष्ट्रपति के संबोधन और उनके अयोध्या दौरे के मायने क्या हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आचार्य एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप धर्मगुरु हैं। एच.एस. रावत जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। सर, 500 साल लग गए भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास होने में, उनका वनवास समाप्त होने में, और 70 साल लग गए देश के राष्ट्रपति को अयोध्या पहुंचने में। आज जब राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे हैं तो उन्होंने मंच से यही संदेश दिया जो हम सभी लोग बार बार सुनते हैं कि राम सबके हैं, राम सब में हैं। जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये हिंदू धर्म के लिए बड़ी खुशी का विषय है और हम सब के लिए बड़ा खुशी का विषय है कि भगवान राम यानी 492-93 वर्ष हो गए जब से 1526 में जब मंदिर तोड़ा गया, तब से लेकर के और आज तक हम लगातार इस मंदिर पर युद्ध करते रहे, मुकदमे चलते रहे, और देश आज़ादी के बाद भी लगातार मुकदमा चलता रहा। आज वो खुशी की घड़ी आई है जबकि जो देश के सुप्रीम महामहिम राष्ट्रपति वहां पर दर्शन के लिए पहुंचे हैं। ये बड़े गौरव का विषय है और होना भी चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष राम की भूमि है, भारतवर्ष कृष्ण की भूमि है, भारतवर्ष देव भूमि है, धर्म की भूमि है। इसलिए ये खुशी का विषय है कि यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय पहुंचे हैं, और अभी तक कोई लोग वहां पर नहीं पहुंचे या उसको विवाद में डाल के रखा। ये हमारा दुर्भाग्य था, हिंदू धर्म का दुर्भाग्य था। और मैं यही कहना चाहूंगा, कोई भी जो भी नेता है, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि आप वहां पे आएं और इस धर्म स्थान को विश्व के लेवल पे इतना ऊंचा बना दें कि जैसे कि मक्का मदीना पूरे 56 देशों का एक केंद्र बन जाता है, ऐसे पूरे वर्ल्ड के 200 कंट्रीज हैं, 200 कंट्रीज का केंद्र अयोध्या बन जाए हिंदुओं के लिए, और दूसरे जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए भी। तो बड़े खुशी का विषय अमित जी कि राष्ट्रपति महोदय गए, उससे पहले प्रधानमंत्री महोदय ने वहां जाकर के उद्घाटन किया था, भूमि पूजन किया था, और जब मंदिर का शिलान्यास होगा
वो जो समय देखने वाला होगा वो अपने आप में हिंदू धर्म के लिए गौरवपूर्ण रहेगा। अमित जी। ठीक है। वीरेंद्र सर, प्रभु राम की धरती से रामनाथ कोविंद जी ने रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया, उसकी शुरुआत की है। इसके क्या मायने आने वाले दिनों में आप देख पा रहे हैं? देखिए, भारत के राष्ट्रपति का पद तो राजनीतिक माना जाता है और पिछले 7 दशकों से भारत में इस महान संवैधानिक परंपरा का निर्वाह हुआ है। लेकिन यहाँ मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो हम पिछले 7 दशकों से जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और अस्मिता को हम नकारते रहे और आज जो हिस्टोरिकल रॉन्ग था उसको राष्ट्रपति कोविंद जी की यात्रा से वो अनडन हुआ है, वो समाप्त हुआ है। और इसके पहले 1 वर्ष पहले अगस्त 5, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। उसके पहले 2017 अक्टूबर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में दीपोत्सव की परंपरा का शुभारंभ किया था। और तो मेरा ये कहना है कि राष्ट्रपति कोविंद जी की आज यात्रा से जो तमाम वर्जनाएं थी भारतीय राजनीति में सेकुलरिज्म के नाम पर और अन्य बातों के आधार पे, और जो एक रेखा खींच दी गई थी कि यही पॉलिटिकली करेक्ट है, राजनीतिक सहीपन की अवधारणा एक यही है, आप इस लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सकते। तो पहले योगी जी ने, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आज राष्ट्रपति ने इस पॉलिटिकल करेक्टनेस की जो पुरानी अवधारणा को तोड़ा है और उन्होंने ये कहा है जहां राम वहीं अयोध्या। तो अगर भारत में अयोध्या के राम में भारत का राष्ट्रपति नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, तो फिर कौन आएगा? सही बात। और ये कार्य बहुत सहज भाव से हुआ है, कहीं किसी किस्म का किसी को विवाद करने का अवसर नहीं मिला। तो मेरा मानना है हर लिहाज से ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज राष्ट्रपति जी की अयोध्या यात्रा से जो उत्तर प्रदेश की प्राचीन राजनीतिक सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापना करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया था, आज उस प्रक्रिया को और बल मिला और वो प्रोसेस और वो सिलसिला आज और आगे बढ़ा है और ये प्रक्रिया सशक्त हुई है। और जैसा कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा कि सामाजिक समरसता हमको यूरोप से नहीं सीखनी है। सही बात है। सामाजिक समरसता भारत की प्राचीन परंपरा है। जैसा कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में शबरी के बेर का उल्लेख किया, ये हमारी प्राचीन परंपरा है। लोकतंत्र हमारी प्राचीन परंपरा है। सोशल हार्मोनी, सामाजिक समरसता, डेमोक्रेसी, ये हमको यूरोप से नहीं सीखनी है। ये हमारे देश में, हमारी प्राचीन संस्कृति में वैदिक युग से मौजूद है। बस केवल ये सारी परंपराएं पिछले 7 दशकों से जो मलबे के नीचे दबी हुई थी, अब धीरे धीरे उभर के सामने आ रही हैं और समाज की एक सहज और स्वाभाविक परंपरा एक बन रही है। ये भारत के भविष्य के लिए एक बहुत सुखद संकेत है इसमें। सही बात है। रावत साहब, सामाजिक समरसता कम से कम हमें किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। आज जब राजनीति के नाम पर लोगों को जातियों में बांटा जाता है, धर्मों में बांटा जाता है, भेदभाव की बात सामने आती है, ऐसे समय में इस बात का उल्लेख करना कि ये संदेश तो प्रभु राम कब का देकर चले गए थे, वो कहकर गए थे कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है अमित जी। सामाजिक समरसता हिंदुस्तान की, हमारे वेदों की, हमारे पुराणों की, हमारी रामायण की, भागवत की देन है। लेकिन जब हम गुलामी के समय में रहे, 800 वर्ष हमारे ऊपर मुगल, तुर्क, इन लोगों ने जो हमारी संस्कृति को खराब किया, धर्म परिवर्तन कराए, या 200 वर्ष जब हम अंग्रेजों के अधीन रहे, उस समय जो हमारा इतिहास था, कुछ ऐसे वामपंथी लोगों ने इस इतिहास को खराब करने की कोशिश की। उस समय पर कुछ लोगों ने जो धर्म परिवर्तन किया, वो लोग हिंदू धर्म में घुन की तरह पैदा हो गए। उन लोगों ने नकारा राम के अस्तित्व को। उन लोगों ने जिस प्रकार से वाहियात बातें की धर्म के लिए, उससे सामाजिक समरसता हमारी खराब हुई देश की। और निश्चित तौर पर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आज आप राम को गाली देंगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं। अगर आप माता सीता के बारे में कुछ बोलेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं। इसी प्रकार से धीरे धीरे ये बिखराव आना शुरू हुआ। तो राष्ट्रपति महोदय जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की बातें की, कि सबरी के बेर की उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं था, हमारे यहाँ पर कोई जातिवादी का विवाद नहीं था, लेकिन ये पैदा किया जा रहा है। आज कुछ पाखंडी ऐसे धर्मगुरु पैदा किए जा रहे हैं जो राम के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, मंदिर के अस्तित्व की बातें करते हैं। अरे
मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की बातें करते हो तो नेपाल के अंदर तो माता सीता का मंदिर बना हुआ है, आप उसके बारे में तो नहीं बोल सकते। और जब देखा जाए जो लोग मूर्ति पूजा की विरोध करते हैं या शिव भगवान का विरोध करते हैं, तो आप देखिए कहीं ना कहीं हर जगह पर मंदिरों को तोड़ा गया, सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करने की कोशिश पूरी कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिस्ट लोग थे उन्होंने की, ये उनके साथ अंग्रेजों के साथ और इसको लेकर अयोध्या के संतों में काफी गुस्सा भी था, रोष था, दुख भी था, तकलीफ भी थी। वीरेंद्र सर, पिछले वर्ष 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था, मैं उस वक्त वहां मौजूद था अयोध्या में, साधु संतों से जब हम बातचीत कर रहे थे तब उनका यह कहना था कि राम के अस्तित्व को ही नकार दिया गया था और हम उपेक्षित महसूस कर रहे थे। हमने तब सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी राम राज्य एक बार फिर से कायम हो जाएगा और लोगों में राम को लेकर एक बार फिर से आस्था इतनी अपार तरीके से प्रबल हो जाएगी। ये सब कुछ अगर हो पाया है तो ये मौजूदा योगी और मोदी जी की सरकार में हो पाया है, उनके प्रयासों की वजह से हो पाया है कि राम की नगरी को एक बार फिर से पुराना स्वरूप मिल रहा है। तो साधु संत भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि जो पिछली मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार थी उस समय तो सुप्रीम कोर्ट में बकायदा लिखित हलफनामा दिया गया था और उसमें राम सेतु को काल्पनिक बताया गया था और राम सेतु के अस्तित्व को ही नकार दिया गया था। आज कांग्रेस उस एफिडेविट को ओन करने से कतराती है और जो हमारा देश में जो पिछले 1000 साल से अधिक की जो सांस्कृतिक गुलामी हमने झेली, इसमें धर्म को मजहब और धर्म को रिलीजन मान लिया गया, जबकि धर्म एक व्यक्ति का एक उसकी सहज और स्वाभाविक जो सांस्कृतिक वृत्ति है, जो उसका इम्पल्स है, वो उसका निजी मामला है। मजहब या रिलीजन का सदस्य होने की शर्त है, लेकिन सनातन धर्म के पाठ पे चलने की कोई शर्त नहीं है। ये पूर्णतः आपके ऊपर है कि आप क्या मानते हैं, ये आपका निजी मामला है। बाकी जो सेमेटिक धर्म है, जिनको अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है, 3 यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इनमें शर्त है, हमारे यहाँ कोई शर्त नहीं है। जैसा आपने कहा, मैंने तो इस अयोध्या प्रकरण को 1 फरवरी 1986 जब से ताला खुला है तब से मैंने देखा है और 1 फरवरी 86 से अक्टूबर 90 में जब तक कार सेवा हुई है, लखनऊ में, पूरे देश में भगवान राम के बारे में, रामायण के बारे में, अयोध्या के प्राचीन इतिहास के बारे में इतनी उल जलूल और आक्रामक और बहुत ही अशोभनीय बातें कही जाती थी। और ये तो इत्तेफाक है कि उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैमरा नहीं था, वरना वो सारे आज विजुअल या वीडियो मौजूद होते और वो सारे नेता जो अपने को सेकुलर कहते थे, जो बातें कहते थे, वो आज उन वीडियो को ही वो शायद नकार देते। और योगी आदित्यनाथ जी ने अभी अपने मानसून सेशन जो भी समाप्त हुआ है पिछले हफ्ते, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने 2018-19 में बहुत भव्य कुंभ मेले का आयोजन किया और विपक्ष के लोग भी इस मेले का आयोजन कर सकते थे, लेकिन वो अगर वो कुंभ मेले का आयोजन करते तो मुबारकबाद कहां से देते। सही बात है सर। ये भी सीधा ये तो सीएम योगी ने भी कहा, ये तो सीएम योगी ने भी कहा कि उन लोगों ने जानबूझकर राम से दूरी बनाए रखी क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। उससे पहले मिशन संजीवनी की बात कर लेते हैं। गांव की आशा कार्यकर्ताओं से लेकर शहरों के डॉक्टर्स तक, अगर ये स्वास्थ्यकर्मी ना होते तो शायद हमारा स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरीके से चरमरा जाता। लेकिन इनके अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जो महामारी के दौरान मदद के लिए आगे आए, जैसे महाराष्ट्र के नासिक जिले के नितिन गायकर, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ संजीवनी चैंपियन भी हैं। सब्जियों के खुदरा व्यापारी नितिन गायकर कुछ समय के लिए अपने व्यापार से हट गए हैं और एक समाजसेवी और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगे हैं। कुछ किलोमीटर में फैले दूर दराज के इलाकों में नितिन घर घर जाकर खाना पहुंचा रहे हैं। नितिन ने इस सेवा की शुरुआत महामारी के दौरान की, जो आज भी जारी है। जो 260 लोगों को खाना रोज का, जो गरीब है, जो कोविड पेशेंट है, उनके सेहत के लिए जो अच्छा खाना है वो सवेरे और शाम में 2 टाइम में खाना देने का काम किया। अस्पताल में बिस्तर का इंतजाम कराने से लेकर रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाएं खरीदने, मांग बढ़ने पर ऑक्सीजन मुहैया कराने और ऐसे 17 लोगों का अंतिम संस्कार करने तक, जिनके परिवार ने डर की वजह से उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, नितिन ने लगभग हर संभव मदद की और
इन सब का खर्च नितिन ने खुद उठाया। मेरे मदर को जब कोरोना हुआ था तब नासिक सिटी में किधर भी बेड अवेलेबल नहीं था, तब नितिन गायकर जी ने बेड अवेलेबल किया, ऑक्सीजन अवेलेबल कर दिया, रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल कर दिया। उसकी वजह से ही मेरी मदर की आज जान बची है, जिंदा है वो। नितिन के पिता का देहांत 15 साल पहले हो गया था और महामारी के दौरान नितिन ने मौत को बेहद करीब से देखा। जिसके ऊपर भी संकट आता है, जिसके ऊपर मैं आके मेरे को अंदर से ही आवाज आता है कि नहीं अभी चल पड़, तेरी जरूरत है लोगों को, तो मैं चल पड़ता हूँ। वो संकट काल में और ये टाइम पे कोई बाहर नहीं आता, जब बाहर नहीं कोई आता तो हमारी ज़रूरत है, हम हमारी ज़रूरत समझ के लोगों की ज़रूरत समझते वो हमने काम किया। ये हमें संजीवनी कैंपेन में हेल्प कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। तो क्या होता है ना, गांव के लोगों को उनके साथ जितनी अटैचमेंट है वो हमें हेल्प करती है हमारा कैंपेन आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में कोई शक नहीं है कि लोगों की हर कदम मदद करने वाले नितिन गायकर हमारे संजीवनी चैंपियन हैं।